देखो, अगर जीजा जी की बहन से शादी करने का ऑफर मिले तो क्या करोगे? आज की कहानी इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बेस्ड है और तुम कमेंट में इस सवाल का जवाब लिखो। मैं कहानी शुरू करता हूँ। अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम कार्तिक की फैमिली को देखते हैं। कार्तिक के पापा कुमारस्वामी रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसर हैं और घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। कार्तिक की माँ सरस्वती हाउसवाइफ है। कार्तिक की बहन आनंदी, जिसकी शादी हो चुकी है और वो ऊटी में रहती है, एक स्कूल में टीचर है। इसके बाद हम कार्तिक को देखते हैं। बचपन से ही कार्तिक हर चीज में सही और गलत का सवाल जवाब किया करता था, तो कुमारस्वामी ने उसे वकील बनाने का सोच लिया। कार्तिक पढ़ने में बहुत अच्छा था और आज वो लॉ कॉलेज में एग्जाम दे रहा होता है। एग्जाम हॉल में मिनिस्टर का बेटा भी था, जिसने कोई पढ़ाई नहीं की थी, तो उसकी जगह पर बैठकर एग्जाम अटेंडर उसकी कॉपी लिख रहा होता है। अपनी आंखों के सामने गलत होता हुआ देखकर कार्तिक चुप नहीं बैठता। वो अपना फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर देता है। अटेंडर उसे कहते कि ये मिनिस्टर का बेटा है, तुम इसके खिलाफ जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन कार्तिक को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कॉलेज पर केस कर देता है और उस दिन के बाद से कार्तिक बिना डिग्री का लॉयर बनकर घूम रहा है। उसकी ऐसी हरकतों की वजह से कुमारस्वामी भी बहुत परेशान रहता है। कार्तिक जिस अपार्टमेंट में रहता था उसकी बिल्डिंग भी कमजोर थी, तो कार्तिक बिल्डिंग को गिराकर रीडेवलप करने के लिए बिल्डिंग पर भी केस कर देता है। बिल्डर और बाकी लोग जो उस बिल्डिंग में रहते हैं सब परेशान हो जाते हैं और कार्तिक से केस वापस लेने के लिए कहते हैं। लेकिन कार्तिक नहीं मानता, तो अपार्टमेंट के लोग मिलकर फैसला करते हैं और कुमारस्वामी से कहते हैं कि या तो अपने बेटे से केस वापस लेने के लिए कहो, नहीं तो अपना घर खाली कर दो। और ये सब सुनकर टेंशन के मारे कुमारस्वामी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वो बेहोश होकर गिर जाता है। सरस्वती उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए आती है आनंदी। तब कुमारस्वामी उससे कहते हैं कि मेरी टेंशन की वजह कार्तिक है और जब तक वो यहाँ रहेगा मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। और ये सुनकर आनंदी अपने भाई कार्तिक को अपने साथ अपने घर ऊटी लेकर जाने का फैसला करती है और अपने पापा से वादा करती है कि ऊटी में मैं इसे पूरी तरह से बदल दूंगी। कार्तिक ने बचपन से अपनी बहन की हर बात मानी थी और इस बार भी अपनी बहन की बात मानकर उसके साथ उसके ससुराल ऊटी चला जाता है। ऊटी में हम आनंदी के ससुराल वालों को देखते हैं। आनंदी का हस्बैंड अरविंद, जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर है। आनंदी के ससुर जी शिव गुरुनाथन, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। आनंदी की सास हेमा मालिनी, जो कि फेमस लॉयर है। और इन सब के अलावा आनंदी की बहन अर्चना, जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर है। घर पहुंचकर कार्तिक सबसे पहले अर्चना से मिलता है और उसकी खूबसूरती देखते ही कार्तिक के होश उड़ जाते हैं। उसे अर्चना से प्यार हो जाता है, लेकिन फिलहाल वो अर्चना से कुछ भी नहीं कहता। वो घर के अंदर जाता है तो सब लोग बड़े धूमधाम से कार्तिक का स्वागत करते हैं। कार्तिक का जीजा अरविंद उसे कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हो तो खूब इंजॉय करना। लेकिन कार्तिक उससे कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए नहीं, महीनों के लिए आया हूँ, खूब इंजॉय करूंगा। और ये सुनकर घर के बाकी लोगों का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि आनंदी ने अरविंद को ये सब कुछ नहीं बताया था कि कार्तिक यहाँ कितने दिनों तक रहेगा। लेकिन हर कोई जानता था कि कार्तिक जहाँ भी जाता है मुसीबत अपने साथ लेकर जाता है। खैर, तभी कलेक्टर साहब कहते हैं कि हम लोग डिनर के लिए 10 मिनट लेट हो गए हैं और सब लोग डिनर करने चले जाते हैं। तब उनके घर का नौकर केशव कार्तिक को बताता है कि इस घर में सब कुछ टाइम पर होता है, हर काम के लिए टाइम टेबल बना है। सुबह 5 बजे सब लोग उठ जाते हैं, 6 से 7 बजे तक सब लोग योगा करते हैं, जॉगिंग करते हैं, 7:30 पर ब्रेकफास्ट करते हैं, 8:30 से 5:30 तक ऑफिस का टाइम होता है, 6:30 पर डिनर टाइम होता है और फाइनली 7:30 पर सब लोगों के सोने का टाइम हो जाता है। अर्चना भी कार्तिक से कहती है कि तुम्हें इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और ये सब सुनकर कार्तिक हैरान रह जाता है। खैर, अगली सुबह अर्चना कार्तिक को लेकर अपने हॉस्पिटल जाती है। वो हॉस्पिटल के एमडी विनय से मिलती है और कार्तिक को हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। विनय अर्चना को पसंद करता था तो उसकी बात मान जाता है और कार्तिक को नौकरी मिल जाती है। अर्चना भी इस बात से खुश हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। कार्तिक आईसीयू के पास अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। आईसीयू में एक बूढ़ा पेशेंट था। बाहर उसके 3 बेटे जायदाद के बंटवारे को लेकर लड़ रहे होते हैं, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल का बिल नहीं भरना चाहता था। और ये देखकर कार्तिक को गुस्सा आता है। वो उन आदमियों की जबरदस्त धुलाई करता है और इस फाइट में हॉस्पिटल का टेबल, खिड़की, दरवाजे, सीलिंग लाइट्स, स्कैनिंग मशीन और मॉनिटर सब कुछ टूट जाता है। वैसे तो विनय अर्चना को पसंद करता था, लेकिन कार्तिक ने जो नुकसान किया था वो सबका हिसाब करता है और अर्चना से कहता है कि या तो तुम हॉस्पिटल का जो नुकसान हुआ है
लगभग 8 लाख उसकी भरपाई कर दो या फिर अगले 1 साल तक बिना सैलरी के हॉस्पिटल में काम करो। अर्चना के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था। वो 1 साल तक बिना सैलरी के काम करने के लिए मान जाती है, लेकिन कार्तिक को नौकरी से निकाल दिया जाता है। शाम को डिनर टेबल पर सब लोग एक साथ होते हैं, लेकिन आज कार्तिक ने जो किया था उसकी वजह से आनंदी के सास ससुर और अरविंद भी आनंदी से नाराज हो जाता है। लेकिन अर्चना को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर ही अंदर कार्तिक से प्यार करती थी। फिर अगले दिन आनंदी कार्तिक को लेकर अपने स्कूल में जाती है। स्कूल में पीटी टीचर अगले 6 महीने की छुट्टी पर था। वो स्कूल के प्रिंसिपल से बात करती है और कार्तिक को पीटी टीचर की जॉब लगवा देती है। इसके बाद कार्तिक अपनी पीरियड क्लास में जाता है तो देखता है कि मैथ टीचर अभी भी क्लास ले रही हैं। वो मैथ टीचर से कहते हैं कि ये टाइम पीटी पीरियड का है, लेकिन मैथ टीचर को अपना सिलेबस पूरा करवाना था तो वो बच्चों को भेजने से मना कर देती है। कार्तिक नहीं मानता और जबरदस्ती क्लास के बच्चों को अपने साथ लेकर चला जाता है और ये देखकर मैथ टीचर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती हैं और अपना इस्तीफा देने लगती हैं। प्रिंसिपल आनंदी और कार्तिक को भी बुलाती है, कार्तिक से सॉरी बोलने को कहती हैं। मामला बढ़ जाता है। फिर आखिरकार आनंदी प्रिंसिपल से कहती है कि मैथ टीचर को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, कल से कार्तिक यहाँ काम नहीं करेगा। हर कोई अपनी अपनी तरफ से कार्तिक को सुधारने की कोशिश कर लेता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता और आखिर में आनंदी के रिक्वेस्ट करने पर उसका ससुर शिव गुरु कार्तिक को सुधारने की जिम्मेदारी लेता है। वो अगले दिन कार्तिक को अपने साथ अपने ऑफिस में लेकर जाता है। वो कार्तिक से कहते हैं कि यहाँ तुम्हें कोई काम नहीं करना है, तुम्हें बस यहाँ बैठकर लोगों को देखते रहना है, ताकि तुम लोगों के मामले में टांग अड़ाने के बजाय अपने काम से काम रखना सीख जाओ। पास के गांव वाले कलेक्टर ऑफिस के बाहर पिछले 6 महीने से धरना दे रहे थे। कलेक्टर आज भी अपने ऑफिस में जाने से पहले गांव वालों से मिलता है, उनका लेटर लेता है और तुम्हारा काम हो जाएगा ये बोल के वो फिर से अपने ऑफिस में चला जाता है। इसके बाद कार्तिक उन गांव वालों से पूछता है कि आखिर तुम्हारी समस्या क्या है। तब गांव वाले बताते हैं कि एक टाइगर अक्सर गांव में घुस जाता है, हमारे जानवरों को खा जाता है और कुछ दिन पहले तो उसने एक बच्चे को भी खा लिया था। पिछले 6 महीने से हम हर रोज कलेक्टर साहब को फेंसिंग लगाने के लिए लेटर दे रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। और ये सुनकर कार्तिक गांव वालों को प्रोटेस्ट करने का एक नया आइडिया देता है। कार्तिक की बात मानकर गांव वाले पेट्रोल लेकर आते हैं और अपने ऊपर पेट्रोल डालते हैं और कलेक्टर से कहते हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो खुद को जला देंगे। कलेक्टर ये देखकर डर जाता है और आखिरकार फेंसिंग लगवाने के ऑर्डर पर साइन कर देता है। गांव वाले खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि कार्तिक कलेक्टर का दामाद है। वो कार्तिक को कंधे पर उठाकर उसकी जय जयकार करने लगते हैं और ये देखकर कलेक्टर बहुत गुस्सा होता है और घर वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद कार्तिक भी घर वापस आता है। शिव गुरु उसे डांटने लगता है और घर से जाने के लिए कहता है, लेकिन कार्तिक कहता है कि आपको तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। जो काम पिछले 6 महीने से अटका हुआ था मेरी वजह से आधे दिन में हो गया। लेकिन शिव गुरु, अरविंद और हेमा सब लोग कार्तिक को ही बुरा भला कहते हैं और उसे घर से भगाना चाहते थे। लेकिन कार्तिक कहते हैं कि मैं अपनी बहन के कहने पर यहाँ आया था और उसके कहने पर यहाँ से चला जाऊंगा। अरविंद आनंदी से कार्तिक को घर से भेजने के लिए कहता है, लेकिन आनंदी उल्टा घर वालों से ही माफी मांगने लगती है और ये देखकर शिव गुरु कहता है कि तुम लोग कितने बेशरम हो, पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कैसे पाला है। और ये सुनकर आनंदी भी गुस्सा हो जाती है कि आप मेरे माँ बाप की परवरिश पर उंगली नहीं उठा सकते। झगड़ा बढ़ जाता है। आनंदी शिव गुरु से कहती है कि आपने जो कहा है उसके लिए आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। और ये सुनकर अरविंद गुस्से में आनंदी के ऊपर हाथ उठा देता है। मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आखिरकार आनंदी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग घर के बाहर निकलते हैं उसी टाइम पर आनंदी को सरप्राइज देने के इरादे से उसके माँ बाप भी चेन्नई से ऊटी पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचकर वो खुद सरप्राइज हो जाते हैं। शिव गुरु भी उन्हें देखकर उनसे कहता है कि किसी और टाइम आते तो मैं आप लोगों को घर के अंदर भी बुलाता, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद मैं आप लोगों को घर के अंदर भी नहीं बुला सकता। आनंदी को स्कूल की तरफ से क्वार्टर मिला था। आनंदी उन सब को लेकर क्वार्टर में आ जाती है। कुमारस्वामी को एहसास हो जाता है कि कार्तिक को आनंदी के साथ उसके घर भेजना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो कार्तिक को ही अपनी बेटी का घर उजड़ने का जिम्मेदार मान लेते हैं। खैर अगले दिन कार्तिक एक कॉफी शॉप में होता है, तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है। कार्तिक अपनी माँ के पास जाता है, तब वो बताते हैं कि तुम्हारे पापा सुबह ही कहीं गए थे लेकिन अब तक वापस नहीं आए।
कार्तिक अपने पापा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। शाम हो जाती है और आखिरकार कुमारस्वामी उसे एक बार में मिल जाता है। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। दरअसल आज दिन में कुमारस्वामी अरविंद से मिलने के लिए उसकी ऑफिस में गया था। वो अरविंद से माफी मांगता है और आनंदी को फिर से अपनाने के लिए कहता है, लेकिन अरविंद कहता है कि तुम्हारी बेटी अपनी अकड़ में घर छोड़कर गई है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कुमारस्वामी की इंसल्ट करके उसे अपनी ऑफिस से भगा देता है। इसी इंसल्ट के गम में कुमारस्वामी ड्रिंक कर रहा था और ये सब सुनकर कार्तिक को बहुत गुस्सा आता है। वो अरविंद से बदला लेने का मन बना लेता है, लेकिन तभी कुमारस्वामी उससे कहता है कि तू मेरी इंसल्ट का बदला क्यों लेगा, तू तो मेरा बेटा भी नहीं है। और ये सुनकर कार्तिक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो बस कुमारस्वामी की तरफ देखता ही रहता है। तब कुमारस्वामी उसे उसके बचपन की कहानी सुनाता है। दरअसल आनंदी जब 5 साल की थी तब सरस्वती दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई थी। आनंदी को जब बताया गया कि उसका एक भाई आने वाला है तब वो बहुत खुश थी। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर उसका भाई आया तो वो अपने भाई का नाम कार्तिक रखेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डिलीवरी से पहले ही उस बच्चे की मौत हो गई, लेकिन मासूम आनंदी कमरे के बाहर बैठी अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी। कुमारस्वामी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आनंदी को बता सके कि तुम्हारा भाई मर गया है। वो आनंदी से बहाना करता है कि बच्चे की तबीयत खराब है, उसे कुछ दिन तक हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। और इस तरह से बहला फुसला कर वो आनंदी को घर ले आते हैं। लेकिन घर आने के बाद भी आनंदी अपने भाई को घर लाने की जिद करती रहती है। वो पागलों जैसी हरकत करने लगती है। तब एक साइकेट्रिक कुमारस्वामी को मशवरा देता है कि अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद लेकर इसकी जिद पूरी कर दो, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अपनी बेटी को बचाने के लिए कुमारस्वामी डॉक्टर की बात मान जाता है, अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लेता है और आनंदी को बता देता है कि यही तुम्हारा भाई है। प्रेजेंट में कुमारस्वामी कार्तिक से कहते हैं कि देखो आनंदी को अब तक ये सच्चाई नहीं पता और तुम भी उसे मत बताना, लेकिन आज के बाद मुझे तभी अपना पापा बुलाना जब तुम अपनी बहन का घर वापस बसा दोगे। सच्चाई जानकर कार्तिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे याद आता है कि बचपन से लेकर आज तक आनंदी ने किस तरह से उसका ख्याल रखा है। वो अब हर हाल में अपनी बहन के घर को वापस पहले जैसा खुशहाल बनाने का फैसला करता है। खैर आनंदी के माँ बाप अगले ही दिन वापस चेन्नई चले जाते हैं। कार्तिक भी अपनी बहन के साथ उसके स्कूल जाता है, मैथ टीचर से माफी मांगता है और फिर से स्कूल में पीटी टीचर की नौकरी करने लगता है। फिर एक दिन हिम्मत करके वो अपनी बहन की ससुराल जाता है, पूरे घर वालों को इकट्ठा करता है, उन सब से माफी मांगता है और सब कुछ भुलाकर पहले जैसा रहने के लिए कहता है। लेकिन कोई भी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं था। फिर शिव गुरु अपने घर के नौकर केशव को बुलाता है, उसे बिना कुछ बोले एक थप्पड़ मार देता है, फिर उससे सॉरी बोलता है। लेकिन केशव कहता है कि सॉरी बोलने से क्या होगा, पहले ये बताइए कि आपने मुझे मारा क्यों। शिव गुरु एक बार फिर से सॉरी बोलता है, लेकिन केशव उसे माफ नहीं करता और अपनी नौकरी छोड़कर चला जाता है। तब शिव गुरु कार्तिक से कहता है कि देखो ये मेरे लिए 25 साल से काम कर रहा था, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से मुझे छोड़कर चला गया। तुम्हारे सॉरी बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। वो कार्तिक को घर से भगा देता है। लेकिन यह सब कुछ देखकर अर्चना को समझ में आ जाता है कि कार्तिक अब बदल चुका है। इसके बाद वो कार्तिक से मिलने के लिए स्कूल जाती है। आज वो कार्तिक के सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है और उसकी बातें सुनकर कार्तिक कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन हमारे परिवार के बीच में इस वक्त बहुत अनबन है, तो इस रिश्ते के भविष्य का क्या होगा मुझे नहीं पता। खैर शाम को कार्तिक घर वापस आ जाता है। तब आनंदी के बच्चे अपने पापा से मिलने की जिद कर रहे होते हैं। अगली सुबह कार्तिक उन्हें लेकर अरविंद के पास जाता है। बच्चे अरविंद को बताते हैं कि कल हमारे स्कूल में एक फंक्शन है और वो अरविंद को अपने स्कूल में बुलाते हैं। बच्चों के कहने पर अरविंद भी अगले दिन स्कूल आ जाता है। स्कूल में नाटक हो रहा था। कार्तिक ने बच्चों के लिए फैमिली वैल्यूज पर बेस्ड इमोशनल नाटक की स्क्रिप्ट लिखी थी। बच्चे स्टेज पर परफॉर्म करते हैं और उसे देखकर कार्तिक को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो आनंदी से माफी मांग लेता है। फिर वो आनंदी और बच्चों को अपने साथ लेकर घर जाता है और शिव गुरु को समझाने की कोशिश करता है कि आपने जो कहा था वो गलत था, आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। लेकिन शिव गुरु अपनी अकड़ में खड़ा होता है। उसे लगता है कि अरविंद अपनी जोरू का गुलाम बन रहा है। वो अरविंद को भी घर से चले जाने के लिए बोल देता है और इस बार आनंदी और बच्चों के साथ साथ अरविंद भी घर से चला जाता है।
हेमा को भी शिव गुरु का अकड़ूपन अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन शिव गुरु को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर कार्तिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कलेक्टर साहब को मनाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तब अरविंद उससे कहता है कि इस बीच में अर्चना की शादी होने लगे तो समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए वो हमें मनाने जरूर आएंगे। अब वैसे तो कार्तिक भी अर्चना से शादी करना चाहता था, लेकिन डायरेक्ट कैसे बोल सकता है। तो अगले दिन वो विनय से मिलने के लिए जाता है। विनय ने कार्तिक से बताया था कि मैं अर्चना को पसंद करता हूँ। कार्तिक उससे कहता है कि पिछले कुछ दिनों से अर्चना की हरकतें ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है कि वो मुझसे प्यार करती है। उसकी बातें सुनकर विनय हंसने लगता है, क्योंकि उसे कार्तिक की बात पर भरोसा नहीं था। लेकिन विनय कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो तुरंत शिव गुरु से मिलने के लिए उसके घर जाता है। वो सब फैमिली फ्रेंड थे, लेकिन आज विनय शिव गुरु से अर्चना का हाथ मांग लेता है। शिव गुरु भी इस शादी के लिए तैयार हो जाता है और विनय से शादी की बात सुनकर अर्चना का दिमाग खराब हो जाता है और वो शिव गुरु को लेकर एक कॉफी शॉप में जाती है और सबके सामने उससे कहती है कि मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ। अर्चना को लग रहा था कि पब्लिक प्लेस में उसके पापा ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अर्चना गलत थी। कॉफी शॉप में ही वो अर्चना को डांटता है और उसे कहते हैं कि अगर तुम कार्तिक से प्यार करती हो तो मेरी बेटी नहीं हो, उसी के पास चली जाओ। और इसके बाद अर्चना भी कार्तिक के पास स्कूल क्वार्टर में रहने के लिए आ जाती है। कार्तिक, अरविंद, आनंदी, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कलेक्टर साहब को कैसे मनाया जाए, और वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी आनंदी की सासू माँ हेमा मालिनी भी स्कूल क्वार्टर में आ जाती है। दरअसल थोड़ी देर पहले घर पर हेमा भी शिव गुरु को समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर अर्चना विनय से शादी नहीं करना चाहती तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। वो कार्तिक से प्यार करती है तो करवा दो। लेकिन शिव गुरु उससे कहता है कि जिसे भी मेरा फैसला ठीक नहीं लगता वो इस घर से जा सकता है। यहाँ तक कि उसने हेमा से कहा था कि हम दोनों म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। और ये सब सुनकर तो कार्तिक के होश उड़ जाते हैं। वो जितना इस प्रॉब्लम को सुलझाना चाहता था, प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन अब एक बात साफ थी कि कलेक्टर साहब के अलावा हर किसी ने कार्तिक को माफ कर दिया था और हर कोई अर्चना और कार्तिक की शादी के लिए तैयार था। लेकिन इधर कलेक्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। अब देखो, शिव गुरु का प्रमोशन लेटर आ गया था, उसे प्रमोट करके पीएम ऑफिस में पीएम के पर्सनल एडवाइजर्स की टीम में शामिल कर लिया गया था। शिव गुरु बहुत खुश होता है। तभी एक रिपोर्टर शिव गुरु को वीडियो दिखाता है। दरअसल जिस गांव की फेंसिंग लगवाने के लिए शिव गुरु ने ऑर्डर दिया था, कार्तिक ने उस गांव में जाकर वीडियो बनाया था। उस गांव की गली गली में शिव गुरु के पोस्टर लगे थे। सब लोग शिव गुरु की तारीफें कर रहे थे। रिपोर्टर पूछता है कि कार्तिक ने ये जो वीडियो बनाया है, क्या आपको उसी की वजह से प्रमोशन मिला है? और ये सुनकर शिव गुरु गुस्से में लाल हो जाता है। वो कहता है कि अगर मुझे प्रमोशन इसी की वजह से मिला है तो मुझे प्रमोशन की जरूरत नहीं है। वो अपनी नौकरी से भी रिजाइन कर देता है। वो विनय को कॉल करके बुलाता है और उसकी गाड़ी में ही घर वापस जा रहा होता है। तभी विनय को उसके माँ बाप का कॉल आता है। विनय ड्राइव कर रहा था तो फोन उठाकर स्पीकर पर रख देता है। विनय के माँ बाप उसे बताते हैं कि हम अर्चना से तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे। दरअसल थोड़ी देर पहले अर्चना उनके घर गई थी और विनय के माँ बाप से कहा था कि अगर जबरदस्ती मेरी शादी हो गई तो मैं दूध में जहर मिला के आपके पूरे परिवार को पिला दूंगी। और यह सुनकर विनय भी गुस्से में गाड़ी रोक देता है। शिव गुरु उससे कहता है कि देखो, अर्चना अभी छोटी बच्ची है, उसने नादानी में कह दिया होगा, तुम इसे सीरियसली मत लो। लेकिन अब विनय उससे कहता है कि उसने नादानी में ऐसा नहीं कहा, बल्कि आपकी परवरिश ठीक नहीं है। और ये सुनकर शिव गुरु गुस्से में लाल हो जाता है। वो कलेक्टर की नौकरी छोड़ चुका है। ये पता चलते ही विनय भी उसे आधे रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है। शिव गुरु अकेले ही उस रास्ते पर खड़ा था। थोड़ी देर में कार्तिक वहां आता है और वो शिव गुरु को लेकर वापस घर चला जाता है। खैर, अब आनंदी के परिवार में सब कुछ ठीक हो चुका था। कार्तिक भी अगले दिन चेन्नई में अपने घर आ जाता है। वो अपने पापा से मिलता है और उन्हें बताता है कि आपने जो कहा था मैंने वो कर दिया। अब आप मुझसे ये कभी मत कहना कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। कुमारा स्वामी भी अपने बेटे को गले लगा लेता है और उसे बताता है कि थोड़ी देर पहले शिव गुरु उनके घर आया था। वो अर्चना के साथ तुम्हारी शादी करवाने के लिए मान गया है। उसने हम सबसे माफी भी मांगी है। फाइनली हम देखते हैं कि अर्चना और कार्तिक की सगाई करवा दी जाती है। इस फंक्शन में केशव भी आता है। शिव गुरु ने उसके साथ भी गलत बर्ताव किया था तो शिव गुरु उससे भी माफी मांग लेता है। और आखिर में कार्तिक कहते हैं कि अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। खैर, इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे तो और भी मजा आएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।